हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की फिजिकल जितनी प्रॉपर्टीज थी वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। बेसिकली एसिड्स किसको कहते हैं, बेसिस किसको कहते हैं और सॉल्ट्स किसको कहते हैं, ये हमने समझ लिया था। ठीक है, क्लास 10th का जो टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी हो रहा है और कुछ एक्स्ट्रा होगा वो भी होगा, क्योंकि ये टीजीटी लेवल के और पीजीटी लेवल के एग्जाम्स में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं 10th लेवल के भी। ठीक है, तो टीजीटी में तो ज्यादातर होते हैं क्वेश्चन, लेकिन पीजीटी में भी होते हैं। ठीक है, तो वो सब ध्यान में रख के आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। ठीक है, तो कल हम बात कर चुके थे पहले जो नेचुरल इंडिकेटर्स थे उनकी। अब हम ऑल्फैक्टरी जो स्मेल करने वाले इंडिकेटर्स हैं, जैसे अनियन है, क्लोव है, वनीला है, विनेगर है, इन सब से अपना एसिड और बेसिस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे थे एसिड बेसिस की। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो किया था वो क्या था, अनियन के साथ देखा था। अब जब एसिड के साथ अनियन हम लोगों ने मिक्स किया था, ठीक है, एसिड क्या लिया था हम लोगों ने, HCl लिया था। जब हमने एसिड के साथ अनियन मिक्स किया था तो क्या हुआ था, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या था, अनियन रिटेन स्मेल, अनियन जो है अपनी स्मेल को रिटेन करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखने की जगह उधर लिखते हैं एसिड प्लस अनियन। तो अनियन क्या करता है, रिटेन रिटेन इट्स स्मेल। ठीक है, और बेसिस के साथ मतलब हमने अनियन जूस में एसिड मिक्स कर दिया तो क्या हुआ, एसिड अनियन जूस में एसिड मिक्स किया तो हमें जो स्मेल थी अनियन की वो जैसी थी वैसी ही दिखी हम। ठीक है, जैसे ही हमने बेसिस को अनियन जूस में मिक्स किया, मतलब 2 सैंपल लिए, एक में जूस अनियन जूस के 2 सैंपल लिए। ठीक है, एक में हमने एसिडिक सॉल्यूशन डाला, एक में बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, जो अनियन की स्मेल थी सल्फर की वजह से जो स्मेल आ रही थी वो क्या थी, वैसी ही बनी रही। जैसे हमने बेस में डाला, स्मेल विल डिसअपियर, जो स्मेल है वो डिसअपियर हो गई, मतलब चली गई, रिमूव हो गई। ठीक है, मुझे लगता है लास्ट टर्न वाले में मैंने कुछ गलत बोल दिया। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा तो वहां से वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है जो भी लिखवा रहे हैं वो सही है अभी। ठीक है, तो इसमें स्मेल क्या होती है, फेड आउट हो जाती है, स्मेल फेड आउट। ठीक है, या फिर ये कहेंगे स्मेल चली गई या फेड आउट हो गई, या फिर अनियन की स्मेल चली गई। मतलब हम एसिड, अगर अनियन की स्मेल आ रही है, हमने साबुन से धो लिया तो क्या हो गया, स्मेल चली जाएगी। ठीक है, लास्ट टाइम पे शायद मैंने कह दिया था कि साबुन से नहीं जाएगी, लेकिन जाएगी। ठीक है, क्योंकि बेसिस होते हैं उसमें। ठीक है, अब वनीला एसेंस की बात करती, वनीला एसेंस और क्लोव के लिए हमने होमवर्क दिया था। ठीक, तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, स्मेल बेसिस पे होते हैं, स्मेल चेंज हो रही होती है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि जो हमारे इंडिकेटर है वो एसिड या बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वनीला एसेंस की अगर हम बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन है हमारा, वो वनीला एसेंस के ऊपर डाला गया तो प्लीजेंट स्मेल होगी ऑफ वनीला रिमेन्स, जो वनीला की स्मेल होगी वो यहाँ रहेगी। एसिडिक सॉल्यूशन हमने डाला, हमने सैंपल लिया वनीला एसेंस का, उसमें हमने 5-6 ड्रॉप लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, उसमें हमने HCl मिक्स किया, HCl मिक्स किया तो हमको जो वनीला की प्लीजेंट स्मेल पहले आ रही थी वही अभी भी आ रही, कोई चेंज देखने को नहीं मिला।
ठीक है, अगर हम ऐसा ही बेसिस के साथ करते हैं या बेसिक सॉल्यूशन को वनीला एसेंस के ऊपर डालते हैं तो जो स्मेल है, स्मेल ऑफ वनीला डिसअपेयर हो या फेड्स आउट और फेडेड। जो वनीला की स्मेल है वो फेड हो जाएगी किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो एसिड अगर ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स में अनियन या वनीला एसेंस के साथ मिक्स करते हैं तो उनकी स्मेल वैसी ही रहेगी जैसी थी। अगर हम बेसिस को अनियन एसेंस, अनियन एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हमारी स्मेल जो होगी, बैड स्मेल ऑफ सल्फर, वो डिक्रीज कर जाएगी, या कह सकते हैं जो अनियन में सल्फर की स्मेल होती है वो डिसअपेयर कर जाएगी। और वनीला एसेंस में जो उसकी प्लीजेंट स्मेल होती है, बहुत भीनी सी अच्छी सी मीठी सी खुशबू होती है, स्वीट स्मेल होती है, जैसे आइसक्रीम वगैरह आप खाते हैं वैसे। तो अगर आप वनीला एसेंस डायरेक्ट खाएंगे, जैसे एक वो फली जैसी होती है उससे निकाला जाता है, ठीक है, पतली पतली ब्राउन कलर की फली होती है उससे निकाला जाता है। ठीक है, वनीला एसेंस क्या होता है, वैसे तो बहुत प्लीजेंट स्मेल होती है, लेकिन डायरेक्टली हम वनीला अगर खा लेंगे तो क्या होगा, वो बहुत कड़वा स्मेल, सॉरी कड़वी उसकी टेस्ट होगी और स्मेल बहुत हार्ड होगी। ठीक है, लेकिन हम उसके बहुत जैसे कह सकते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में ले रहे हैं तो वो वनीला एसेंस बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म होगा। ठीक है, अगर वो जो फली वाला होता है डायरेक्ट हम खाना शुरू कर देते हैं या किसी में डाल देते, डालते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ह्यूज अमाउंट में बहुत छोटा सा डाला, छोटा सा उसका पार्टिकल उसमें, जैसे हमने केक बनाया, केक बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा केक है 2 किलो 3 किलो का, तो उसमें बहुत कह सकते हैं कि बहुत 10 ग्राम या 5 ग्राम का उसमें हम मिक्स करेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो या फिर अगर डाइल्यूटेड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट में ये थोड़ा कड़वा होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, लेकिन जब इसका हम डाइल्यूटेड फॉर्म लेते हैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती। हम जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमको भीनी सी खुशबू या स्वीट स्मेल या बहुत ही प्लीजेंट स्मेल आ रही होती है, इस पर्पज से उसको प्लीजेंट स्मेल कह दिया गया। अब क्लोव ऑयल की बात करेंगे तो क्या होगा, तो क्लोव ऑयल में भी यही होगा, यहाँ पे स्मेल रिमेन्स, स्मेल रहेगी, और यहाँ पे स्मेल डिसअपेयर। ठीक है, तो अब सारी चीजें साथ में लिख गई तो हमको ये समझ में आ गया, जब हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को में एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो स्मेल रहेगी, जब हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में ड्रॉप वाइज बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो स्मेल डिसअपेयर कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जनरली एसिड प्लस olfactory indicators स्मेल रिमेन्स। ठीक है, स्मेल रहेगी, और बेसिस प्लस olfactory इंडिकेटर स्मेल रिमूव्ड या डिसअपेयर या फेडेड। तो ये हो गया हमारा olfactory इंडिकेटर्स के बारे में। अगर olfactory इंडिकेटर्स और होंगे तो उसमें जो स्मेल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो उसमें अनियन जूस, सॉरी अनियन जूस नहीं, लेमन जूस हो सकता है, उसमें विनेगर हो सकता है, विनेगर की शार्प स्मेल होती है। ठीक है, तो विनेगर तो खुद में ही क्या है, एसिड ही है। तो जब एसिडिक सॉल्यूशन है विनेगर, और जो लेमन है वो भी एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक ही है ना, तो साइट्रिक एसिड बोलते हैं उसमें, सिट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, और अगर हमने विनेगर की बात करी तो उसमें भी तेज स्मेल आ रही होती, अगर उनके साथ हम बेसिस मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, उनकी स्मेल धीमी हो जाती है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्मेल स्मेल कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पहुंचते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हो गए हमारे
तीन जो हमने एक्टिविटीज कर ली, पहला जो हमें बता रहा था, पहली एक्टिविटी में हमने लिटमस टेस्ट किया, दूसरी एक्टिविटी में हम लोगों ने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात करी एसिड बेसिस पे जो केमिकल इफेक्ट दे रहे हैं वो। ठीक है, तो होप सो ये नोट कर लिया होगा। रब करते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, या नेक्स्ट टॉपिक है जो कैरेक्टरिस्टिक बताता है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसमें हम एसिड का रिएक्ट मेटल के साथ कराएंगे, बेसिस का रिएक्ट मेटल के साथ कराएंगे। ठीक है, रब करें। नेक्स्ट केमिकल जो कैरेक्टर है एसिड और बेसिस का, उसके हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम मेटल का रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तो क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड है बेसिस का रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ। ठीक है, तो जब हम किसी भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे, मेटल क्या होते हैं? जैसे कॉपर, आयरन, आयरन से तो बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होगा। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? मेटल है। तो जो लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल में वो भी मेटल है, जो डी ब्लॉक में है वो भी मेटल है, और कुछ कुछ मतलब कुछ पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है वो भी मेटल है। हाँ, उसमें नॉन मेटल प्रेजेंट है मैक्सिमम, लेकिन एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो वो मेटल है ना। तो ऐसे ही। तो अब अगर हम बात करें कि एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो हमको क्या मिलेगा? सॉल्ट, किसी भी तरह का सॉल्ट मिलेगा, और साथ में पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन रिलीज होती मिलेगी। कोई भी रिएक्शन में अगर गैस रिलीज हो रही है दैट इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। तो उस रिएक्शन के होने का जो एक इंपॉर्टेंट जरिया यही है, उस रिएक्शन के होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बहुत स्टेबल है और गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज रिलीज ऑफ H2। H2 जब रिलीज होती है तो पॉप साउंड के साथ होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तरह से हीट हो रही है। जब जब CO2 निकलती है ना, CO2 जैसे निकलती है, जैसे हमने सॉफ्ट ड्रिंक ली, उसमें होती है CO2, सबको पता है कि कार्बोनिक एसिड होता है CO2 होती है उसमें। तो जब पहले तो वो जो नहीं ग्लास वाली बॉटल्स आती थी, उनको खोलते तो से पुट्ट से आवाज आती थी, तो वैसी साउंड होती है CO2 की। ठीक है, अगर CO2 कहीं निकल रही है जनरली। ठीक है, लेकिन जब H2 को फ्लेम के सामने ले जाएंगे ना तो वो पॉप पॉप करके चलेगी, पॉप पॉप पुट 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 साउंड होगी। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। तो पॉप साउंड की जनरली बात करी जाए तो H2 अगर फ्लेम के साथ है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे एसिड जब रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो हमें सॉल्ट और H2 रिलीज होती हुई मिलेगी। इसका एग्जाम्पल है, जिंक। जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें जिंक सल्फेट मिलेगा, ZnSO4, साथ में H2 गैस रिलीज होती हुई मिलेगी। और इस गैस को पहचानने के लिए हम फ्लेम टेस्ट करते, सॉरी, ठीक है, तो इस गैस को पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? इस गैस के पास फ्लेम ले जाते हैं, तो हमको पॉप साउंड सुनाई देती, पॉप साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, और अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करी जा रही है तो वहां पे बिना किसी क्या कहते हैं फ्लेम टेस्ट किए हुए, बिना किसी फ्लेम के ही हमको पॉप साउंड सुनाई दे रही होगी। इतना फर्क है। ठीक है, ध्यान रखना। बेसिकली पॉप साउंड अगर कहीं यूज करी जा रही है तो वो H2 के लिए ही यूज करी जा रही होगी। ठीक है, और इसमें क्या है? तो ये क्या होगा? जिंक जो होगा हमारा सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा, ये हमारा सॉलिड बन जाएगा और वो गैस बन जाएगा। सॉलिड, सॉलिड क्यों होगा? ये भी एक्वस हो जाएगा। ठीक है, और H2 गैस निकल जाएगी। ये हो गई हमारी रिएक्शन। अब इसी तरह का अगर हम रिएक्शन बेसिस के साथ कराएं, बेसिस और मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा?
तो बेसिस जनरली कोई रिएक्शन नहीं करेंगी, बेसिस जनरली डू नॉट रिएक्ट, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक बात सुनी है कि एम्फोटेरिक एसिड्स होते हैं या एम्फोटेरिक बिहेवियर वाले मेटल्स होते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक मेटल्स की बात करें अगर हम, तो जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स। तो बेसिस जो है हमारे जनरली मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बेसिस क्या रिएक्ट करेंगे, एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ। मेटल्स क्या होंगे, एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल क्या होंगे, जिनमें कुछ कुछ बिहेवियर बेसिस का भी होगा। और एम्फोटेरिक मेटल्स की कौन कौन से एग्जाम्पल है, जिंक है और सबसे बेस्ट एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली अगर जिंक, एल्यूमिनियम, इनके अलावा कोई आपको मेटल दिया गया है तो उनके साथ बहुत अच्छा बेसिस रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो एन्फोटेरिक मेटल लिख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तब हमको क्या मिल रहा होगा, एक बार पहले हम लिख लेते हैं रिएक्शन पूरी, फिर हम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगी, गैस रिलीज हो रही होगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो अगर हम बेसिस को एम्फोटेरिक मेटल्स के साथ मिक्स करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2 गैस। ये भी बहुत ही स्टेबल रिएक्शन होगी, इसीलिए हमें H2 गैस मिल रही है। तो बेस क्या लेंगे, यहाँ पे हम NaOH ले लेंगे, NaOH, ठीक है। साथ में जिंक ले लेंगे, जिंक, और हमको क्या मिलेगा, ZnSO4, सॉरी ZnOH, और साथ में H2, ऐसा मिलेगा। H2O क्यों लिख दिया मैंने, ZnO2, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। इसके साथ हमको क्या मिलेगा, Na मिलेगा, Na के साथ Zn होगा, Na2ZnO2, ठीक है, Na2ZnO2 मिलेगा, Na2ZnO2 मिलेगा, और साथ में H2 गैस। अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं वहां पे भी हमें क्या मिल रहा होगा, वहां पे भी हमें H2 गैस मिल रही होगी। इसको नोट कर लीजिए। तो अगर बात करी जाए जनरली कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। अगर बात करी जाए जनरली बेसिस रिएक्ट विथ मेटल, डू नॉट रिएक्ट, बेसिस जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स। इफ bases react with metal, those metals are amphoteric in nature। अगर metals react कर रहे हैं तो those metals are amphoteric in nature। और amphoteric में जो हमारे metals हैं वो रिएक्ट करेंगे, सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, एम्फोटेरिक क्या होंगे, एम्फोटेरिक क्या होंगे, एसिड एंड रिएक्ट विथ एसिड एंड बेसिस बोथ, ठीक है। एम्फोटेरिक मेटल हमारे एसिड और बेसिस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, एल्यूमिनियम होगा, जिंक होगा, लेड होगा, टिन होगा, SN, और क्या होगा इसके साथ, ठीक है। तो ये ऐसे मेटल हमको मिलेंगे जो एम्फोटेरिक इन नेचर हो गए। जनरली हमारा काम जिंक और एल्यूमिनियम से चल जाएगा। तो जिंक रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेसिस, इनके पास एसिडिक बिहेवियर भी होता है, इनके साथ बेसिक बिहेवियर भी होता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहे होंगे, बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर रहे होंगे, ठीक है।
यहाँ पे हो गई हमारी ये बात खत्म। तो अगर कोई ऐसी कहानी बनाई जाए, कैसी कहानी, कि हम लोगों ने एक apparatus सेटअप किया, ठीक है, एक apparatus सेटअप किया, उसमें टेस्ट ट्यूब में हमने HCl मिक्स कर दिया और जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गैस रिलीज होगी, और वो गैस कौन सी होगी, H2 गैस होगी। और इसके पास अगर इस टेस्ट ट्यूब के क्या होता है, माउथ के पास हम फ्लेम लेके जाते हैं तो पॉप साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल। और जनरली हम इसको सोप सॉल्यूशन में लेकर जा रहे होते हैं, ये मतलब ये गैस ऐसे बनाते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें कॉक लगा दिया, कॉक लगाया, ट्यूब लगाया, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में जिंक ग्रेनुअल है और HCl है। अब यहां से इसको ले गए, एक बीकर के अंदर डाल दिया जिसमें क्या था, पानी था। अब इस पानी से ऐसे ये निकल रही है हमारी गैस, और यहाँ पे हम क्या, जब ये गैस निकल रही तो हमने यहाँ पे फ्लेम लगा दी, ठीक है, फ्लेम लगा दी तो जो गैस होगी वो पॉप साउंड करके जलेगी, ठीक है। और ऐसा ही हम करेंगे सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो हमको H2 गैस फिर मिलेगी, ठीक है। तो जनरली जो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे वही मेटल जरूरी नहीं है बेसिस के साथ रिएक्ट करें। बेसिस के साथ कौन कौन रिएक्ट करेंगे, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एंड टिन, ठीक है। हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है क्या है, एसिड, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। एसिड हमारा रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ, तब क्या हो रहा होगा, सेकेंड, बेसिस रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, तब क्या हो रहा होगा, ठीक है। जब हम अपने एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तब हमको मिलेगा, तब हमको मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। इससे बैलेंस्ड, सॉरी, इससे क्या कहते हैं, स्टेबल रिएक्शन, इससे स्टेबल रिएक्शन आपको मिलेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि जो रिएक्शन में वाटर बन रहा हो, जो रिएक्शन में, जिस भी रिएक्शन में गैस रिलीज हो रही हो, बहुत ही स्टेबल रिएक्शन होती है। तो जब हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमको एक सॉल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और CO2 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही स्टेबल रिएक्शन मानी जाएगी। तो जनरल इक्वेशन यही होगी, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स सॉल्ट, वाटर एंड CO2। अगर इसमें हम रिएक्शन करके देखें तो हमने क्या किया है, कैल्शियम एसिड में HCl ले लेंगे और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे और साथ में HCl ले लेंगे, 2 HCl ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि Ca के ऊपर 2 प्लस होंगे तो यहाँ पे हमको Ca के साथ 2 Cl की नीड होगी, ठीक है, 2 क्लोरीन की नीड होगी, तो CaCl2 सॉल्ट बन गया हमारा। अब क्या हमें वाटर बन गया, वाटर मिलेगा ही मिलेगा और साथ में H2O, सॉरी, CO2 मिलेगा, ठीक है। ये रही रिएक्शन। जहां पे भी CO3 मिल जाए, जहां भी CO3 मिल जाए और अगर रिएक्शन हो रही है तो CO2 जरूर निकाल देना, ठीक है। अब अगर CO2 निकल रही है तो उसको टेस्ट कैसे किया जाएगा, CO2 निकल रही है तो टेस्ट कैसे किया जाएगा। CO2 निकल रही है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, CaCl2 डाला और HCl डाल दिया, यहां से गैस या फ्यूम्स निकल रही हैं। इस फ्यूम्स को हमने क्या किया, एक कॉर्क लगा दी और
कॉर्क के अंदर से ये फ्यूम्स, ये कॉर्क है, पाइप के थ्रू हमने क्या करा, एक कोनिकल फ्लास्क में डालने की कोशिश करी। ठीक है, अब इस कोनिकल फ्लास्क में क्या था, चूना पानी। ठीक है, चूना पानी, चूना पानी क्या होता है, चूना पानी होता है लाइम वाटर। इस लाइम वाटर में हमने क्या किया, CO2 को रिलीज कराना शुरू किया, हमने रिएक्शन कराया, हमें पता है कि कोई गैसेस निकल रही है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया, जला थोड़ा सा पास फ्लेम करके देखा, तो देखा कि नहीं नहीं H2 तो नहीं निकल रही, H2 निकलती तो पॉप साउंड होती। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस गैस को मिल्की वाटर सॉरी लाइम वाटर में देना शुरू किया। ठीक है, लाइम वाटर में जैसे ही ये गैस जाना शुरू करी, जो हमारा लाइम वाटर है वो टर्न्स मिल्की, वो मिल्की कलर का हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है कि कौन सी गैस कैसे पता करनी है। H2 गैस की बात आ रही होगी, हमें हमेशा पॉप साउंड सुनाई देगी, कब सुनाई देगी, जब हम फ्लेम पास ले जा रहे होंगे। ठीक है, CO2 गैस की बात कब हो रही होगी, CO2 गैस कैसे पहचानी जाएगी, जो भी रिएक्शन हो रही हो होने दो, रिएक्शन होने के बाद जब गैस फ्यूम्स निकल रही होंगी या गैसेस रिलीज हो रही होंगी, तो हम उस गैस को किसके, लाइम वाटर से पास कराएंगे। लाइम वाटर के पास कराने के बाद जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी एसिड कार्बोनेट की बात। ठीक है, एसिड और मेटल कार्बोनेट की बात, और साथ में हमें इनसॉल्युबल कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होगा, तो एक तरह से यहाँ पे पीपीटी भी मिल रहा है हमको, वाटर भी मिल रहा है, पीपीटी भी मिल रहा है, गैस भी मिल रही है, कितनी स्टेबल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिस और मेटल के साथ। तो बेसिस और मेटल डू नॉट रिएक्ट, सॉरी बेसिस और मेटल कार्बोनेट डू नॉट रिएक्ट। ठीक है, तो हम ऐसे पता कर सकते हैं, जो हमारे पास सैंपल है वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। तो ये एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही, क्योंकि वाटर बन रहा है, और यहाँ पे जो मेटल कार्बोनेट है वो अपने साथ कुछ ना कुछ बेसिक कैरेक्टर लिए हुए। तो मेटल कार्बोनेट हैज बेसिक कैरेक्टर, हैज सम बेसिक कैरेक्टर। जब किसी के खुद ही वो बेसिक कैरेक्टर है, तो वो बेस के साथ मिलके करेगा क्या। ठीक है, तो बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट and do not do any kind of neutralization reaction with, या फिर कह सकते हैं मेटल कार्बोनेट do not do any neutralization reaction with bases. Metal carbonate only do neutralization reaction with acid forming CO2। ठीक है, बेसिस जो है मेटल कार्बोनिक साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी तरह की न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, अब अगर मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया तो क्या होगा, अगर मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया तो क्या होगा। ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा, होप सो नोट ही कर लिया होगा। इसको रब करें या फिर इसी में नोट कर दें, थोड़ा सा रब कर देते हैं। अगर मेटल कार्बोनेट की जगह हमको क्या दे दिया जाता है, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और CO2 मिलेगा। ठीक है,
इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बेसिस का अगर हम रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं हो रही हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। एसिड हमेशा रिएक्ट करेंगे मेटल और मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, मेटल्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो हमको बेसिक चीज मिल रही होगी, एक तो ये रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि हमको यहाँ वाटर मिल रहा है, साथ में CO2 निकल रही है, और CO2 निकल रही है तो CO2 गैस को पहचानने के लिए हम लाइम वाटर से CO2 को पास कराएंगे, हमको मिल्की कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, या मिल्की कलर का लाइम वाटर चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रही आज की क्लास। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही करेंगे, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, वो भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड बेसिस की। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। इसमें अगर एग्जाम्पल चाहिए होंगे तो नेक्स्ट क्लास में एक दो एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम नेक्स्ट अपना टॉपिक लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और CDP की क्लासेस कंटिन्यूअस रहेंगी, कोई भी ब्रेक नहीं होगा। 2 या 3 क्लासेस वीक में होती हैं वो होंगी, और साथ में ये TGT की जो साइंस की क्लास चल रही है वो भी। और जैसे ही ये साइंस क्लास खत्म होगी तो हम PGT की केमिस्ट्री भी लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो क्लास 10th में जो जो टॉपिक होंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, सारे होंगे। फिर क्लास वाइज कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। फिर अगर मुझे लगता है कि 9th की भी करनी चाहिए तो 9th भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।